हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अच्छा, हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मैं हर एक यूनिट वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल हो, पूरे बुक का हर एक लाइन, हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो सीरीज में आएगी, ठीक है। हर एक यूनिट का आपको, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कि आपको आज में 1.1 इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, इसमें से इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन आज मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। कोई कोई यूनिट ऐसा भी हो सकता है जो यूनिट को कवर करवाने में 2-3 दिन टाइम लगे, ठीक है। मैं ये जो पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो इसका एक परफेक्ट प्लेलिस्ट बना के आपको अपने यूट्यूब चैनल पे दे दूंगा। तो आज हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग से। चलिए, यहाँ से हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब क्या बात है, बात ऐसा है, इंट्रोडक्शन में पहला लाइन ये कहता है कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पुट फॉरवर्ड बाय द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन रीड एज फॉलो। कि अकाउंटिंग का, ये भी कॉस्ट का बात नहीं हो रहा, अभी बात हो रहा है कि अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन से यहाँ पे क्या कहना का मतलब है, एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन से कहने का मतलब है वो एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग जिसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। और वो एस्पेक्ट्स हमको बताया किसने, वो एस्पेक्ट्स हमको बताया अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने, ठीक है। AAA आइडर A3 ने बताया, ठीक है। क्या बताया, इन्होंने कहा है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, communicating economic information to permit informed judgment and decision by the user of the information, ठीक है। अब इसमें एक एक चीज़ का मतलब समझना है। आइडेंटिफाइंग, क्या आइडेंटिफाई करना, ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना। मेजर करना, किसको मेजर करना, ट्रांजैक्शन को मेजर करना। कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन मीन्स रिकॉर्ड द transaction in such a manner which help users of the information. Which type of information? Accounting information, ठीक है, जो किसको हेल्प करे, विच हेल्प द यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। हु आर द यूजर्स, यूजर्स आर जनरली टू टाइप, इंटरनल
और एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन कौन लोग आ गए? एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, डायरेक्टर, और एक्सटर्नल में गवर्नमेंट, बैंक, क्रेडिटर्स। ठीक है, ये लोग आ गए एक्सटर्नल में। फॉर व्हाट, इनको इन इंफॉर्मेशन को क्यों जानना है, क्यों समझना है? कि ये लोग उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जजमेंट और डिसीजंस ले सकें। करेक्ट। तो अब इतना तो हम लोग को समझ में आ गया कि ऊपर का जो हम लोग डेफिनेशन पढ़े हैं, ठीक है, कि भैया अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? एक अकाउंटिंग इज प्रोसेस विच एज इट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, जिसके पास, इस एंड प्रोडक्ट के पास क्या होता है? इस एंड प्रोडक्ट के पास इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो कि इकोनॉमिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, वर्थफुल होता है आपके डिसीजन मेकिंग में। किसमें? आपके डिसीजन मेकिंग में। मतलब अभी हम लोग कॉस्ट में जा ही नहीं रहे, अभी हम अकाउंटिंग के डेफिनेशन को समझ रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। फर्दर इट इज कंसर्न विद द प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अकाउंटिंग आपको ना कि केवल फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, जो कि आपको हेल्प करता है डिसीजंस लेने में। ठीक है, और ऐसा वैसा नहीं, हेल्प इन अप्रोप्रिएट डिसीजन, ठीक है, बेस्ड ऑन जजमेंट। आपको, आई होप आपको इतना बात समझ में आया हो। ठीक है, अब आगे की बात क्या है? आगे क्या हम लोग को एक पिक्चर फॉर्म में चीज़ समझाया है कि देखो भैया इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ होता है। इंफॉर्मेशन में तीन कैटेगरी होता है। पहला होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फिर होता है नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब हमको नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो सब्जेक्ट है पेपर नंबर 8 वो है कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट या फिर कॉस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये आता है हम लोग का किसमें? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। ठीक है, तो वह फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो तरह का होता है, एक कॉस्ट इंफॉर्मेशन और एक अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो और देखिए तीन कैटेगरी है, एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दूसरा हमारा है, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और जो बीच में दिया गया तीसरा, ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए कुछ हद तक मैटर करता है। ठीक है, इतना आप याद रखना। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोगों ने डेफिनेशन और एक पिक्टोरियल फॉर्म में जो डायग्राम दिया गया था इंस्टीट्यूट के मैट में, उसको केवल समझा है। ठीक है, और इस सारे बात समझने से क्या हमको पता चला कि भैया अकाउंटिंग वो प्रोसेस है जो ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई और मेजर करता है और उसको उस रूप में रिकॉर्ड करता है कि हम लोग इसके बेस पे, ठीक है, डिसीजंस ले सकें। हम लोग यानी कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ यूजर्स, एक इंटरनल, एक्सटर्नल। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन तीन कैटेगरी में बटा हुआ है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल और कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। और हमको ज़्यादा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे फोकस करना है, क्योंकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो कैटेगरी में, एक कॉस्ट, एक अदर देन कॉस्ट। तो हमारा सब्जेक्ट पेपर नंबर 8 है कॉस्ट। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आया। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे कि ये कॉस्ट इंफॉर्मेशन क्या है। कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो हम लोग ने ऊपर पढ़ लिया था, दैट इज रिलेटेड टू, ये इंपॉर्टेंट है, टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज।
थोड़ा सा हम बात कर लें कि ये प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है। ठीक है, आप ऐसा समझो कि प्रोडक्ट इज अ टेंजिबल गुड्स और मटेरियल, वही सर्विस इज अ intangible और इमटेरियल। यहाँ पे मटेरियल से सब्सटेंसेस ही मतलब कि जैसे कि एग्जांपल हम लोग जाकर के अगर एक कैलकुलेटर खरीदते हैं, बुक खरीदते हैं, ठीक है, टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, दिस आर ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट। बट जैसे हम लोग जाते हैं बार्बर शॉप, ठीक है, या फिर जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आप क्लासेस परचेज करते हैं, तो ये सारा हुआ सर्विसेज। ठीक है, तो हर एक प्रोडक्ट को भी बनाने का और सर्विस को भी प्रोवाइड करने का एक अपना कॉस्ट होता है। उस कॉस्ट को डिटरमाइन करना पड़ता है और उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है हम लोग को कॉस्ट इंफॉर्मेशन। बात समझ में? अब आप ये जो कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है, आप कॉस्ट पता करने का कोशिश कर रहे हैं। कॉस्ट यानी कि लागत किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को बनाने का, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए आपको यहाँ पे डेफिनेशन देखने को मिलेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग which is a branch of accounting deal with whole gamut of the preparation and presentation of cost information। ठीक है, कि भैया कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का वो ब्रांच है जो आपको किसी भी सामान का बनने का संपूर्ण लागत मतलब कंप्लीट कॉस्ट बताता है। और इसको अरेंज करना वो एक अलग तरीका है। जैसे कि आप सब अगर ये पेपर 8 पढ़ रहे हैं तो मुझे ये बात पता है कि आप लोगों ने कॉस्ट शीट नामक चैप्टर सुना होगा और कॉस्ट शीट नामक चैप्टर पढ़ा होगा। तो उसको प्रेजेंट करना, उसको बनाना, उसको समझना वो एक अलग टॉपिक है। बट फिलहाल उस इंफॉर्मेशन को हम लोग जब इस तरीके से डील करते हैं कि भैया उसके हेल्प से हम लोग किसी भी वस्तु पे लगने वाली सारी लागत का, यानी कि किसी भी गुड्स या सर्विस पे, प्रोडक्ट पे या किसी भी सर्विस पे बनने वाली सारी लागत का इंफॉर्मेशन पता करते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन which is generally known as cost accounting, correct? It is important to note that the information provided by cost accounting system, ठीक है, referred as a cost information, कि भैया ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है उसी को कॉस्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग कहते हैं। यही बात तो मैंने आपको भी कहा, करेक्ट जी? यहाँ तक बात आपको समझ में है? अच्छा, which particularly include the following, ठीक है। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन रहता है आमतौर पे, आप यहाँ पे देखो, आमतौर पे आपके पास इंफॉर्मेशन रहता है द यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट या वर्क और सर्विस, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस को बनाने में क्या यूनिटरी कॉस्ट यानी कि क्या सिंगल यूनिट ऑफ कॉस्ट लगता है वो बताता है। साथ ही साथ ये हम लोग को वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट से भी रूबरू करवाता है। ठीक है, ठीक, ये हमको वॉल्यूम ऑफ वेस्ट और टेक्नोलॉजिकल लॉस का कंसेप्ट भी समझाता है कि भैया वेस्ट क्या होता है और वेस्ट का ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल लॉस क्या है। कॉस्ट हमेशा बिलीव करता है कि नंबर ऑफ एक्टिविटीज पे, आपको पता है यहाँ तक कि एक चैप्टर भी है आपका जो ग्रुप 2 में आमतौर पे आएगा, ठीक है, वो चैप्टर है
ABC, ठीक है। अब आप पूछोगे भैया ये ABC क्या है? ये ABC कुछ नहीं है, ये ABC कॉस्टिंग मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। एक ऐसा चैप्टर, अब जरा समझो, कॉस्ट आपको आगे चल के एक ऐसा चैप्टर से इंट्रोडक्शन करवाएगा जो चैप्टर आपको इस चीज में हेल्प करेगा कि कहीं पे भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस बन रहा है और उसका खर्चा अगर आप पर यूनिट के लिए आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो या इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, देखो पर यूनिट और इंडिविजुअल प्रोडक्ट अलग बात मैं कह रहा हूँ। पर यूनिट मतलब कि मेरे फैक्ट्री में अगर 100 पीस वाटर बॉटल बनता है तो वो क्या, मैं पर यूनिट का बात कर रहा हूँ कि खर्चों को पर यूनिट में कैसे बांटे, जो कि बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे बात इस चीज का हो रहा है कि अगर हमारे फैक्ट्री में 3-4 आइटम बनता है तो जो एक्सपेंस लग रहा है उस एक्सपेंस को आइडेंटिफाई करके बांटना कि भैया किस प्रोडक्ट को बनाने में, मान लो प्रोडक्ट ABCD बन रहा है और एक्सपेंस है एक्स नामक कोई एक्सपेंस, तो ये जो एक्स नामक एक्सपेंस है वो A के लिए ज़्यादा लगा है कि B के लिए, किसी के लिए, मतलब एक्स का कितना पोर्शन ऑफ कॉस्ट इंडिविजुअल प्रोडक्ट में जाकर के समाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। और साथ ही साथ ये आपको हेल्प करता है कॉस्ट एनालिसिस में। किस में हेल्प करता है? कॉस्ट एनालिसिस में। कॉस्ट एनालिसिस जिसके ऊपर हम लोग कब से इतना डिस्कशन कर रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग। आई होप आप सबको यहाँ तक का मेरा सारा टॉपिक समझ में आया हो। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ये चीज़ क्लियर कर दिया था कि यूजर इन्फॉर्मेशन 2 तरह के होते हैं। आप देखो यहाँ पे आपको बताया भी गया है, ठीक है। आपको क्या बताया जा रहा है? यूजर इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। अकाउंटिंग इज द ऑफन रेफर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। भैया ये बात तो याद रखना, अकाउंट जो है ना वो बिजनेस का लैंग्वेज है। अकाउंट्स अगर आपको समझ में आ रहा है और आपके हाथ में किसी भी कंपनी का अगर बुक्स ऑफ अकाउंट है, दैट मीन आप उस बिजनेस से बात कर पाओगे, आप उस बिजनेस से कम्युनिकेट कर पाओगे, आप उस बिजनेस को समझ पाओगे, ठीक है। अब भैया क्यों समझना जरूरी है, क्या है इसको समझने के पीछे का लॉजिक, ठीक है। हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, क्या है भैया बिजनेस लैंग्वेज को समझने का लॉजिक, क्यों समझना है? इस वजह से हमको बिजनेस के लैंग्वेज को समझना है सर, क्योंकि विच हेल्प द बिजनेस टू कम्युनिकेट विद द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या होता है? पर्सन, एनी पर्सन हु इंटरेस्टेड इन एनी बिजनेस, either as a customer, either as an investor, either as a debtor, either as a creditor, either as a banking partner, either as a government, either as a IT department, either as a GST department। ये सारे लोग जो किसी बिजनेस के इंफॉर्मेशन को जानने के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर उनको आइदर कोई बेनिफिट पहुंचेगा या फिर उस इंफॉर्मेशन के आधार पर वो किसी डिसीजन के निष्कर्ष तक, मतलब अपना डिसीजन को फाइनलाइज कर पाएंगे। इस वजह से ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानने के लिए 2 तरह के लोग यूजर इच्छुक होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। यहाँ पे आप देखो कि इंटरनल में सेम वो एग्जांपल्स दिया हुआ है जो मैंने वहाँ पे लिखा था, ठीक है, और ये एक्सटर्नल, करेक्ट। It is important to note that the management accounting is concerned with the provision of information to people within the organization.
internal users to help them make a better decision and improve the efficiency effectiveness of the existing operation। अब बात ये है कि भैया इंटरनल लोगों को तो ऑलरेडी सब पता है ना, तो फिर उनको अलग से क्यों जानने का इच्छा है। भैया देखो, एक बात होता है कि आपको सब होते हुए दिख रहा है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू टेक एनी डिसीजन आपको डेटा को इंटरप्रेट करना पड़ता है। बात समझ रहे हो? तो अगर आप डेटा को इंटरप्रेट नहीं करोगे तो आपको अपना डिसीजन सही नहीं ले पाओगे। बात समझ रहे हो? तो जैसे कि मान लो मैं कहीं घूमने गया और मेरे पास लेस अमाउंट ऑफ मनी है कंपेयर टू माई फ्रेंड्स, तो मुझे कुछ जगहों पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा, ठीक है, विथ मैक्सिमम बेनिफिट। तो ये हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे पास जो रिसोर्स है, यानी कि जो मेरे पास अमाउंट ऑफ मनी है, यहाँ पे मेरा अमाउंट ऑफ मनी क्या है, यहाँ पे मेरा अमाउंट ऑफ मनी मेरे लिए एक रिसोर्स है, वो रिसोर्स को हम कैसे यूटिलाइज करें फॉर मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, खुद के मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। अगर हम ये नहीं एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि हमारा पूरा जो रिसोर्स है वो भी खर्च हो जाएगा और हम लोग एक अल्टीमेटम आउटपुट तक, अल्टीमेटम बेनिफिट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो भैया याद रखना, यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमेशा दो कैटेगरी के होते हैं। यहाँ पे आप इसको मार्क कर लो, आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? सॉरी। अब बात आता है यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको बात अभी समझाया कि इंटरनल यूजर्स मतलब जो लोग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जुड़े हुए हैं वो क्या करेंगे इस इंफॉर्मेशन से, वो इस इंफॉर्मेशन से बेटर डिसीजन ले पाएंगे और अपने बिजनेस को उस तरह से इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को, जो काम वो कर रहे हैं उसको और इम्प्रोवाइज और बेटरमेंट की तरफ लेके जा पाएंगे। करेक्ट? यहाँ तक आई होप आप सबको समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या होता है, ध्यान सुनो। Success or failure of an organization depends to a great extent on the effectiveness and efficiency of decisions made। किसी भी बिजनेस का, ठीक है, कि भैया वो सक्सेसफुल होगा कि फेलियर होगा, वो बहुत हद तक और मेनली इसी चीज पर डिपेंड करता है कि उसका डिसीजन कितना इफेक्टिवनेस और कितना एफिशिएंट है, मतलब कितना एफिशिएंट और कितना इफेक्टिव है। बात समझ रहे हैं? तो उस वजह से अब आप लोग सभी को क्लास 12 में एक बिजनेस स्टडी नामक सब्जेक्ट पढ़े थे और उसमें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को बहुत अच्छा से क्लैरिफाई किया गया था। अगर नहीं आपको पता तो मैं आपको एक कल के लिए कर दूं, जरा आप समझो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बात ध्यान से समझना। जब भी आपके पास जो रिसोर्स हो और उस रिसोर्स को आप संपूर्ण बेहतरीन ढंग से अपने फायदे के लिए, अपने उपयोग के लिए, ठीक है, इस्तेमाल कर लेते हैं, उसी को ही तो भैया हम लोग इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 24 घंटा एक रिसोर्स है और 24 घंटा में मेरे पास ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि हम कम से कम 18 घंटा पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 18 घंटा नहीं पढ़ता हूँ, उससे कम पढ़ता हूँ, तो मेरा जितना एफिशिएंसी है, ठीक है, मैंने उतना अपना एफिशिएंसी यूटिलाइज ही नहीं किया। करेक्ट? पहला बात तो ये, आप एफिशिएंसी का मतलब समझ लें, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब होता है
आउट ऑफ टोटल रिसोर्स हाउ मच, ठीक है, यू आर एबल टू इन्वेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, ठीक है। द मैक्सिमम लेवल, वो जो मैक्सिमम लेवल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपना एफिशिएंसी। बस समझ लो। अब आता है इफेक्टिवनेस। अगर मान लो उस 18 घंटा में मैं जितना परफॉर्म कर सकता था, ठीक है, पहली बात तो आप 18 घंटा परफॉर्म क्या नहीं किए, अब अगर आप 18 घंटा परफॉर्म किए हो मतलब आप भैया एफिशिएंट तो हो, बस आप अपना 100% एफिशिएंसी लगाए दो। बट उस 100% एफिशिएंसी में आपको जितना आउटपुट, जितना आपको काम करना था, अगर आप उतना काम नहीं कर पा रहे हो या उससे कम काम किए तो भैया आप इफेक्टिवनेस के साथ नहीं किए हो। बस है तो जस्ट फुलफिल योर ड्यूटीज। तो आपको इतना बात तो आप समझ में आ चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया है, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द अर्लियर, सॉरी, during the earlier period of lockdown brought about by the COVID-19, Mr. Keshu Bhai, a vegetable vendor, adjusted to a new normal within few days. ठीक है, adjusted to the new normal within few days and started online transaction home delivery 7 p.m. to 8 p.m. and 7 a.m. to 8 a.m. when the lockdown are, मतलब जब लॉकडाउन था तो एक इंसान, ठीक है, जो बहुत जल्दी उस चीज़ को लेकर नॉर्मलाइज हो गया और चंद दिनों के अंदर वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यम से सुबह और रात के समय एक एक घंटा सब्जी डिलीवर करता था। जबकि एक विक्रम नाम का वेजिटेबल सेलर था सेम बाजार में, ठीक है, अनडिसाइडेड एंड वेटेड फॉर द लॉकडाउन टू, और वहीं वो लॉकडाउन के बंद होने का, खत्म होने का वेट किया। द डिसीजन मेड बाय टू वेजिटेबल वेंडर इज बीइंग मेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो उनके पास इंफॉर्मेशन था भैया कोविड है आप बाहर नहीं जा सकते, दे पोजेज एट द टाइम ऑफ मेकिंग डिसीजन, और उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये डिसीजन ये लोग लिया। अब किसका डिसीजन ज़्यादा सही, किसका डिसीजन ज़्यादा गलत है, अभी वो मैटर नहीं है। बात इसका है कि एक जगह एक सब्जी वाला उस इंफॉर्मेशन को जितना ऑप्टिमम तरीके से, जितना इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से यूज कर रहा है, वही दूसरा सब्जी वाला, ठीक है, जो कि विक्रम जिनका नाम है, वो चीज़ों को उतना ऑप्टिमम, उतने सही ढंग से यूज नहीं कर रहे, उल्टा उस सिचुएशन पे इस बैठे हुए हैं एक एक्सपेक्टेड होप पे कि जिस दिन भैया कोविड एंड होगा देन हम उसको जैसे नॉर्मल मार्केट में सेल करते थे वैसे स्टार्ट होगा। तो अपॉर्चुनिटी को समझना भी कुछ होता है। दैट्स वाई एक टॉपिक आप लोग क्लास 12 में ही अपने फाउंडेशन में पढ़े होंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। चलिए, from the above discussion, it is apparent that the main purpose of accounting is create financial information which is used by the user, और यूजर कौन है, इंटरनल एक्सटर्नल, जो आपको बता दिए। देयर इज ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीड ऑफ ईच इंडिविजुअल यूजर while the internal user would require to financial information which would provide the information to people within the organization to help them to make a better decision and improve the efficiency and effectiveness of the existing operation, ultimately leading to a successful business, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रेफर टू द कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी नोट, ठीक है। While financial accounting is concerned with the provision of information to the user extent to the organization। अब इन सारे बातों का मतलब मोटा मोटा क्या हो रहा, मतलब मोटा मोटा यही है भैया कि ध्यान समझना कि इंटरनल यूजर्स जो होते हैं उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होता है इस वजह से कि वो ऑर्गेनाइजेशन में एक बेटर डिसीजन ले सके और अपने इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करके, ठीक है, अपना एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को, अपना एग्जिस्टिंग ऑपरेशन मतलब कि वो जो एक्टिविटी, जो प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी है जिसके आप बिजनेस स्टार्ट किए थे, उसको एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को अपना इम्प्रोवाइज कर सके। करेक्ट। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया हो।